आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे। शिक्षण अभिवृत्ति में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। शिक्षण अभिवृत्ति को शिक्षण अभिक्षमता भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग जितना यूनिट है सब यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का जितना भी टॉपिक है यूनिट 1 में। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के अभिप्रेरण को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए जॉन केलर द्वारा सृजित परस्पर संबंधित चरण है। जो आपका अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा है को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए जॉन केलर द्वारा सृजित परंपरा संबंधित चरण है। एक में ध्यान, 2 में है प्राधिकार, 3 में है प्रासंगिकता, 4 में है आत्मविश्वास, 5 में संतोष। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनिए। इसमें क्या क्या होगा इसको आपको चुनना होगा। तो आपको शिक्षण के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा, साथ में आपको प्रासंगिकता भी होना चाहिए, उसके बाद आप आत्मविश्वास भी रखें कि अच्छा हो रहा है पढ़ाई, उसके बाद संतोष भी होना चाहिए। मन शांत तब बुद्धि होगा, यानी यह नंबर राइट आंसर। 2 नंबर का प्रश्न है, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब विद्यार्थी स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। पहले सहायता दी जाएगी और जब संभाल सकते हैं तो हटा ली जाती है। पहला में ए में पश्चगामी शिक्षण, बी में है सक्रिय शिक्षण, सी में है अनुकूलनात्मक शिक्षण, डी में है समस्यापरक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, अनुकूलनात्मक शिक्षण। तीसरा नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका, किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में नैदांतिक मूल्यांकन, बी में समकालनात्मक आकलन, सी में स्वमानक आकलन, डी में है अनौपचारिक आकलन। तो किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या जाता है? पहले जो प्रदर्शन होगा उसका पूर्व की तुलना करने की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं स्वमानक आकलन। स्वमानक आकलन, राइट आंसर सी नंबर। डी नंबर का प्रश्न है, MOOC के 4 चतुर्थांश प्रारूपों में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच अन्योन्य क्रिया को सुगम बनाता है? ए में वीडियो, बी में मूल्यांकन, सी में है पाठ्य सामग्री, डी में है परिचर्चा मंच। 4 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका परिचर्चा मंच, राइट आंसर डी नंबर। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबंध करके देखा जा सकता है? ए आविष्कार विधि, 2 परिचर्चा विधि, 3 व्याख्यान विधि, 4 में प्रदर्शन विधि। 5 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका परिचर्चा विधि। 6 नंबर का प्रश्न है, आकलन को अभिकल्पित करते समय परिमाण आधारित शिक्षा OBE के अनुसार अध्यापकों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए में गतिविधियों पर, बी में पाठ सामग्री पर, सी में पूर्वापेक्षाएं पर, डी में अधिगम परिणाम पर। तो इसका राइट आंसर है आपको अधिगम परिणाम, मतलब परीक्षा का परिणाम, अधिगम परिणाम पर पढ़ाई का परिणाम। 7 नंबर है,
परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए में है प्रक्षेपित या प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, भौतिक प्रतिरूप या LMS। तो ऑफलाइन में आपको अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भौतिक प्रारूप का, जो फिजिकल प्रारूप, भौतिक प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर का प्रश्न है, पूर्व स्नातक विषयों के लिए विषयों के लिए MOOC को विकसित करने का काम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया? ए नंबर में IIM बेंगलुरु, बी में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE, सी में है शैक्षिक संचार संकाय CEC, डी में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय IGNOU इग्नू। तो इसका राइट आंसर है आपका शैक्षिक संचार संकाय CEC को दिया गया है। नौ नंबर का प्रश्न है आपका, ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखवट काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञानता का नैतिक सरोकार चिंता यह है कि इसमें आपको आंसर देना होगा। ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात रह सकते हैं और कल्पित मुखवट काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। इस अज्ञातता का नैतिक सरोकार या चिंता यह है कि यह में है अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है, बी में है विचारों की मुक्ति अभिव्यक्ति का संवर्धन करता है, सी में है सरकार को समुदायों की पृष्ठभूमि की जांच करने में समर्थ बनाता है, डी में है व्यापार बाजार स्रोत का सरलीकरण होता है। 9 नंबर, और 9 नंबर का राइट आंसर है आपका ए नंबर, अनैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? ये रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी विवेकानंद, MK गांधी, श्री अरविंद। तो किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का ही प्रकटीकरण है? तो इसका राइट आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। 11 नंबर का प्रश्न है, अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए LMS एक सॉफ्टवेयर है, 2 में LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए किया जा सकता है, 3 में LMS एक हार्डवेयर है, 4 में LMS का उपयोग ऑनलाइन क्विज प्रश्नोत्तरी के लिए किया जा सकता है, 5वां में MLS का उपयोग संस्थानिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें से आपका कौन सा सही है? 1, 2, 5, बी में 2, 3, 4, सी में 1, 2 और 4, डी में 1, 2, 4 और 5 11 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। 12 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न 12 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक केंद्रित विधि है? जो शिक्षा
के लिए शिक्षक को केंद्रित विधि है। ए में है समस्यात्मक समाधान, बी में है परिचर्चा विधि, सी में है परिपूच्छ अधिगम, डी में है निर्देशन विधि। 12 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका निर्देशन विधि। शिक्षक केंद्रित होता है, निर्देश देता है शिक्षक कि ऐसा करो ऐसा करो, तो इसमें शिक्षक को केंद्रित किया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, पाठाचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में पाठ्याचार्य को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए। 2 में है पाठ्याचार्य में केवल सैद्धांतिक संकल्पनाओं ही होनी चाहिए। 3 में है पाठ्याचार्य को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए। 4 में है पाठ्याचार्य को उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। 5 में पाठ्याचार्य शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चयन करें। 13 नंबर 1, 4 और 5, बी में 3 और 4, सी में 1, 3 और 4, डी में 1, 2, 3 और 4। 13 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका 1 भी सही है, उसके बाद 3 भी है, 4 भी, मतलब पाठ्याचार्य को नियमित रूप से आशोधित किया जाना चाहिए। तीसरा में है पाठ्याचार्य को देश में संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए। 4 में है पाठ्याचार्य को उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए, यानी सी नंबर राइट आंसर। 1, 2 और 1, 3 और 4, सी नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से परीक्षण के सामान्य मापदंड कौन से हैं। ए में 1 में प्रशासनिक स्थिति, 2 में है उच्च कोटि चिंतन कौशल में सभी प्रश्न, 3 में है समय सीमा, 4 में है प्रश्न की प्रकृति, 5 में है अंग आवंटन। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में केवल 1, 3 और 4, बी में केवल 2, 3 और 4, सी में केवल 2, 3, 4 और 5, डी में केवल 1, 3, 4 और 5। 14 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका 14 नंबर का 1 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी, 5 भी, यानी कि डी नंबर। 15 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। यह आपको मिलान करना होगा सूची 1 और सूची 2 के साथ। 15 नंबर। सूची 1 है मानचित्र, माइंड मैप, बी में है एमिफिकेशन, सी में है उत्प्रेक्षित कक्षा, डी में है आईसीटी आधारित शिक्षण पद्धति। सूची 2 में है शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थियों को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। 2 में है प्रतिमान वास्तविकता, 3 में है स्व शिक्षण उपकरणों का उपयोग, 4 में है प्रश्नोत्तरी क्विज के उपयोग द्वारा सीखना। तो इसमें आपको मिलान करना होगा। मानचित्र आपका स्व शिक्षण उपकरणों का उपयोग, उसके बाद है बी एमिफिकेशन, एमिफिकेशन आपका होगा प्रश्नोत्तरी क्विज के उपयोग द्वारा सीखना। सी में है उत्प्रेक्षित कक्षा, उत्प्रेक्षित कक्षा आपका होगा शिक्षक की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थी को पाठ के अन्वेषण की अनुमति देना। डी में है आपका आईसीटी आधारित शिक्षण प्रत्यायमान वास्तविकता, यानी राइट आंसर आपका सी नंबर। 16 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है मूल्यांकन व्यवस्था की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित का सही क्रम में लिखे। मूल्यांकन व्यवस्था की प्रक्रिया के आलोक में निम्नलिखित को सही क्रम में लिखे। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 में मापन उपकरण का विकास और प्रयोग, 2 में डाटा की व्याख्या, 3 में
उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना। 4 में निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्यवाही करना। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना होगा, मतलब सही उत्तर को आपको चुनना होगा कि कौन सबसे शुरू में होगा। तो सबसे शुरू में आपका कौन होगा? उद्देश्यों और निष्कर्षों को स्थापित करना, सी नंबर, यानी सी नंबर इसमें भी हुआ सी नंबर। उसके बाद 1 नंबर होगा मापन उपकरणों का विकास और प्रयोग। उसके बाद डाटा की व्याख्या, निर्णयों का प्रतिपादन और उचित कार्रवाई करना। लास्ट में आपका निर्णय का प्रतिपादन होगा और उचित कार्यवाही करना होगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थी के समकक्ष चुनौती प्रस्तुत की जाती है? ए स्व अधिगम, बी सक्रिय अधिगम, उसके बाद सी में अधिगमनात्मक शिक्षण और अधिगम, डी में सहयोगात्मक अधिगम। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम में आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समकक्ष चुनौती प्रस्तुत की जाती है। आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम। 18 नंबर में आपको मिलान करना होगा सूची 1 और सूची 2 में। मूल्य अर्थ, ए में सत्यनिष्ठा, बी में समूह कार्य, सी में अनुशासन, डी में सकारात्मकता। सूची 1 में अच्छे अधिवृत्ति रखना, 2 में संपन्न और अथक परिश्रम, 3 में सही कार्य करना, 4 में परस्पर सहायता और सहयोग करना। इसमें आपको मिलान करना होगा, तो मिलान करके देखते हैं। सत्य और निष्ठा, सही कार्य करना सिखाता है सत्य और निष्ठा। समूह कार्य आपका परस्पर सहायता और सहयोग करता है समूह में करने से। अनुशासन में आपका समर्पण और अर्थक परिश्रम लागू रहता है। सकारात्मकता में आपका अच्छे अधिवृत्ति रखना, यानी कि ए नंबर राइट आंसर है। 19 नंबर में आपको सूची को मिलान करना होगा। सूची 1 और 2। सूची 1 में है रचनात्मक मूल्यांकन, बी में है आस्थानन मूल्यांकन, सी में है संकलनात्मक मूल्यांकन, डी में है औपचारिकता मूल्यांकन। सूची 1 में, ये सूची 2 में है पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना, जिसका उद्देश्य है उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। 2 में यह विद्यार्थी के अनुआदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तीसरा, यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। चौथा, यह कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने का पद्धति है। तो इसको आपको मिलान करना होगा। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक में यह विद्यार्थी के अनुदेशात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। दूसरा है आपका आस्थानन मूल्यांकन, पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना इसका उद्देश्य है, उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। तीसरा में है संज्ञानात्मक मूल्यांकन। संज्ञानात्मक मूल्यांकन में यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारण की व्याख्या प्रदान करता है। डी में है उपचारात्मक मूल्यांकन, यह कार्यक्रम गतिविधियों के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। राइट आंसर आपका सी नंबर, ये डी नंबर। यहाँ आपका सी नंबर का 4 नंबर होगा और डी का 3 नंबर होगा। औपचारिक मूल्यांकन आपका यह मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है। और संज्ञानात्मक मूल्यांकन यह कार्मिक गतिविधियों के समापन
कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर की ओर से चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में स्वयं का पूर्ण रूप स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड। कथन दो में स्वयं का पूर्ण रूप सोर्स विद एक्टिव यंग स्पेसिफिक मॉड्यूलेस माइंडफुलनेस। तो इसका कथन एक में ए में ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों सही, बी में कथन एक और दो दोनों गलत, कथन सी में कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो इसमें कथन एक सही है। आपका स्वयं का फुल फॉर्म होता है कि स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, यह होता है। कथन दो गलत है, ये आपका सी नंबर राइट आंसर। 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के परामर्श स्तर की विशेषता है? विद्यार्थी तत्वों और सूचनाओं को समझने के द्वारा सीखते हैं। उसके बाद बी में है विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है। 3 में है समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। 4 में विद्यार्थी की मौलिक सोच और संरचनात्मक योग्यताएं। 5 में विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिए जाते हैं। जो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका 3 नंबर, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास होता है, साथ ही साथ आपका विद्यार्थी की मौलिक सोच और संरचनात्मक योग्यताएं बढ़ती है। तो राइट आंसर डी नंबर। 22 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मोट का कोई शिक्षण ई प्लेटफॉर्म में पाठन सामग्री, वर्क डेस्क, पीपीटी, ई कंटेंट सामग्री इत्यादि को शामिल करता है। निम्नलिखित में से विद्यार्थी किस विकल्प का चयन है? मस्तिष्क चित्रण साधन, तालिका नियंत्रण पद्धति, अधिगम प्रबंधन पद्धति, मूल्यांकन साधन। तो यह आपका है अधिगम प्रबंधन पद्धति। तो इसमें ऑनलाइन मोड में आपका अधिगम होगा, यानी पढ़ाई होगा। 23 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक में है मुख में शब्द मैसिव का तात्पर्य यह है कि इसमें अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित हो सकते हैं। कथन 2 में मुख आईसीटी का प्रयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा का सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ क्षेत्र में विद्वान है अथवा जो परंपरा कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। कथन एक में है 1 और 2 दोनों सही, कथन बी में 1 और 2 दोनों गलत। तो इसका राइट आंसर है आपका दोनों सही है कि आपका मुख में शब्द मैसिव से तात्पर्य यह है कि इसमें अधिगमकर्ताओं की बड़ी संख्या हो सकती है जो किसी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित हो सकते हैं। वह भी होगा मुख आईसीटी का प्रयोग उन विद्यार्थियों तक शिक्षा को सुगम बनाने हेतु करता है जो दूरस्थ क्षेत्र में विद्यमान है अथवा जो परंपरागत कक्षाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। इसका 1 नंबर होगा। 24 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा जो अकेले किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करता है वह इसे अधिक कुशल समकक्षाओं एवं वयस्कों की मदद से अच्छी तरह से करने में सक्षम है। इसे किस रूप में अभिहित करते हैं? यह सामंजस्य, बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी में है आत्म संस्कार, डी में है साम्यावस्था। 24 नंबर और 24 नंबर का राइट आंसर है आपका बी नंबर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। 25 नंबर का प्रश्न है,
यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपना शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है तो वयस्क विभिन्नताओं के निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा? शारीरिक विकास, संवेदनात्मक विकास, सामाजिक विकास या भाषाई विकास? किसी से नहीं खेलेगा तो आपका सामाजिक विकास उसको प्रभावित हो सकता है, सामाजिक विकास नहीं होगा। 26 नंबर में आपको मिलान करना होगा। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें। सूची 1 में है मेमोरी के कारण, सूची 2 में है आशय। स्मरण कारण बी में है प्रतिधारण, सी में है पुण्य स्मरण, डी में है अभिज्ञान। सूची 2 का आशय है आपका सीखे गए अनुभवों की मानसिक पुण्य प्राप्ति। 2 में है अपने सामान्य प्रतिधारण करने की शक्ति की प्रकटीकरण। 3 में है सीखी गई पाठ्य सामग्री के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व कारण। 4 में है परीक्षण एवं अधिगम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन हेतु उत्तरदायित्व कारण। 26 नंबर और 26 नंबर का राइट आंसर है आपका, मिला देखते हैं। एक स्मरण करना का मतलब होता है परीक्षण एवं अधिगम के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन हेतु उत्तरदायित्व कारण। उसके बाद है आपका दूसरा में है प्रतिधारण। प्रतिधारण मतलब होता है आपका प्रतिधारण, धारण करना, सीखे गए पाठ्य सामग्री के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व कारक, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। उसके बाद 3 का है पुण्य स्मरण माने सीखे गए अनुभव की मानसिक पुण्य प्राप्ति। 4 में है अभिज्ञान। अभिज्ञान मतलब होता है कि अपने सामान्य प्रतिधारण करने की शक्ति का प्रकटीकरण। 27 नंबर ऑनलाइन फोकस समूह के नियोजन की सीमाएं क्या है? 1 में है ऐसे सम्मेलन स्थल स्थापित किए जा सकता है जहां पहुंचना सुगम हो। बी में है विभिन्न समय क्षेत्र में लोगों के ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार अत्यधिक सहभागिता पूर्ण होगी। 3 में है ड्रॉप आउट्स आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। 4 में है यह उपागम ऐसे लोगों तक सीमित है जो सहभागी बनाना चाहता है। 5 में है सहभागियों पर बाह्य प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या सही है? ड्रॉप आउट्स आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, आंकड़ों की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित कर सकती है। 4 में है यह उपागम ऐसे लोगों को तक सीमित है जो सहभागी बनाने चाहते हैं, ये भी सही है। 5 में है सहभागियों पर ब्रह्म प्रभाव देखे जा सकते हैं, ये भी सही है, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर का प्रश्न है अनुसंधान में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? मुख्य व्यवहार किसे माना गया? विद्यार्थियों के विचारों और युक्तियों का प्रयोग। बी में है संरचनाकरण। सी में है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। डी में है शिक्षण भाव प्रवणता। 28 नंबर, तो 28 नंबर का राइट आंसर है आपका सी नंबर शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। 29 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित सूची में अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीति को चिन्हित कीजिए। आकर्षण, ध्यान आकर्षण, अधिगमकर्ताओं के उद्देश्य की संरचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना, उदाहरण और गैर उदाहरण के माध्यम से अवधारणा निर्माण। उसके बाद 3 में है सुस्पष्टीकरण, शोधारण, प्रतिपादन और अभ्यास। 4 में युगल सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। 5 में विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहन करना। तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना होगा। तो सही उत्तर है आपका 2 भी है, 4 भी है और 5 भी, यानी कि ये नंबर। उदाहरण और गैर उदाहरण के माध्यम से अवधारणा निर्माण।
उसके बाद है 4 में है आपका युग्म सम्मिलित तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। 5 में है विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहन करना। 30 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं और 30 नंबर में हम लोग लास्ट करते हैं यही प्रश्न के साथ। आपको सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना होगा। शिक्षण प्रणाली और कार्यान्वीकरण। अनुदेशन बी में, परीक्षण 3 में है, सी में अनुबंधन, 4 में या डी में मतारोपण, 1 में विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचार का एक तरफा आरोपण, 2 में शिक्षक के विद्यार्थियों को विचारों का सहचारी प्रस्तुत, 3 में है शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास, 4 में है शिक्षार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। तो इसको हम लोग मिलान करते हैं। अनुदेशन मतलब होता है कि आपका विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। उसके बाद आता है आपका परीक्षण। परीक्षण मतलब होता है आपका शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास को परीक्षण कहते हैं, परीक्षण। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध मतलब होता है शिक्षक से विद्यार्थियों के विचारों की सहचारी प्रस्तुति। मतारोपण। मतारोपण मतलब होता है कि विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण करना, यानी राइट आंसर सी। हम लोग इसी के साथ 30 नंबर प्रश्न किए और 30 नंबर अगले वीडियो में हम लोग फिर 30 प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार 30-30 करते रहेंगे।